नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो सीक्वेंस को इस बुक के हिसाब से मिला लें, अपने दोस्त वगैरह से ये एडिशन लेकर फोटो स्टेट करा लें। इस बुक का मीडियम ऑफ जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, इस बुक का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में ही है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको ये नहीं मिल पाते हैं तो हमने टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब चैनल से लिंक कर दिया है। यूट्यूब चैनल के पेज पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हम जो भी डिस्कस करते हैं उसको, उन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में डालते जा रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो नंबर 15 है। क्लोज टेस्ट से आज की सेशन की शुरुआत करनी है। ये रहा आपके सामने एक क्लोज टेस्ट। एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा होता है जिसमें आपको ब्लैंक्स दिए होते हैं और आपको ये तय करना होता है कि कौन सा वाला ऑप्शन आएगा इस ब्लैंक में। और ये तय करना होता है आपको अपने ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, वोकैबलरी की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, और अपनी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो है, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग से मतलब कि आप उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, उस लैंग्वेज के सेंस को समझ पा रहे हैं नहीं। आपको इन तीनों चारों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आपके सामने एक क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ना शुरू करेंगे मेरे साथ। इट वॉज ए सडन डिसीजन। इट वॉज ए सडन डिसीजन। ठीक है। 3 of us ऑल इन द हॉस्टल। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ पर कुछ फिल करने के लिए आगे का कुछ पढ़ना पड़ जाए, लेकिन पहले देख तो लो ऑप्शन में क्या दे रखा है। 3 of us ऑल इन द हॉस्टल। अब देखिए, ऑल जो ये वर्ड है ये एक तरह का डिटर्मिनर है। अब डिटर्मिनर है तो यहाँ पर तो कोई नाउन नहीं लगा रहेगा। यहाँ पर हमने नजर डाली, चारों नाउन दिए हुए हैं। देखे कौन कौन से नाउन है। रूममेट्स, स्ट्रेंजर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स। देखिए, हॉस्टल की बात हो रही है तो स्ट्रेंजर्स तो होंगे नहीं, और हॉस्टल में क्लासमेट्स होने का भी कोई मतलब नहीं है। क्लासमेट्स होते हैं क्लास में, स्कूल मेट्स होते हैं स्कूल में, कॉलेज मेट होते हैं कॉलेज में। तो यहाँ पर होना चाहिए रूममेट्स, क्योंकि हॉस्टल को रिफर किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्रेंड्स हो। अभी ऐसा कोई फ्रेंडशिप का रेफरेंस नहीं दिया गया। आगे कई सेंटेंस में अगर कुछ ऐसा होता तो फ्रेंड्स को, यहाँ पर किसी रिलेशनशिप को रिफर नहीं किया जा रहा है, चूंकि हॉस्टल लिखा हुआ है। ऑल रूममेट्स इन द हॉस्टल। ठीक है। अब रूममेट्स होंगे तो फ्रेंड्स तो अपने आप ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर रूममेट्स को आपको चूज करना चाहिए क्योंकि हॉस्टल का रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है आसपास की, ये इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प करती है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझने में, जिसकी वजह से हम किसी ऑप्शन को चूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर 141 में हो जाना चाहिए रूम मेट्स। ठीक है। 3 of us ऑल रूममेट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई ट्रेन टू 142 पर आ जाते हैं। 142 के ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन होने चाहिए। क्या दे रखे हैं? कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली। 3 of us ऑल रूममेट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई ट्रेन टू, यहाँ पर ब्लैंक में इन चारों सिटी में से कोई एक भरना है, और एंड विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। ये जो रिपब्लिक डे परेड है, ठीक है, ये जो रिपब्लिक डे परेड है ये तो केवल दिल्ली में होती है। तो आपको कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई तो वैसे ही नहीं लगाना चाहिए। ये तो दिल्ली हो जाएगा ऑप्शन। ये तो इजी है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। द स्टेशन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन में पहले रख देता हूं ताकि आप अपना भी दिमाग लगा सकें। द स्टेशन वॉज हैविली 143 में ब्लैंक लगाया गया है, एंड देयर वाज ए लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर। ठीक है। क्या दिया गया है? देखिए, यहाँ पर ये जो वाज लगा हुआ है बी की फॉर्म लगी हुई है, और ये जो लगा हुआ है एडवर्ब लगा हुआ है, और ये जो बी है इसके साथ आ जाती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये एडजेक्टिव भी हो सकती है, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब भी कहा जा सकता है। दोनों ही संभावनाएं हैं। मैंने इन संभावनाओं को बड़े डिस्कशन के साथ, बड़े डिटेल में डिस्कशन के साथ समझाया हुआ है अपने कॉमन एरर के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलग अलग लेक्चर्स में। तो आप अगर उन लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी आपके सामने बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म का सिनेरियो होता है तो दो सिचुएशन होती है। अब इसको कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, मीनिंग से पता चल जाएगा वर्ब की। ये एडवर्ब जो लगाया गया होगा इस वर्ब के लिए लगाया गया होगा या एडजेक्टिव के लिए लगाया गया होगा। तो यहाँ पर दिया गया है गार्डेड, थ्रोंग्ड, फिल्ड, क्राउडेड।
देखिए गार्ड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग या समवन फ्रॉम डैमेज या फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हार्म। किसी चीज को प्रोटेक्ट करना मतलब उसको गार्ड करना, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले। तो गार्ड तो किया नहीं गया यहाँ पर स्टेशन को, ऐसा तो कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा था। द स्टेशन वॉज हैवीली गार्डेड एंड देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर। क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव मीनिंग है कि यहाँ पर स्टेशन पे कुछ बम धमाका या कुछ दुर्घटना होने वाली थी तो उसको गार्ड किया गया था? गार्ड किया गया था तो यहाँ पर ये लोग करने क्या आए थे, लॉन्ग क्यू क्यों थी? तो ये गार्ड तो होना नहीं है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिल्ड भी नहीं होना है। देखिए फील्ड का मतलब होता है किसी क्लोज्ड स्पेस को, कोई जो क्लोज्ड स्पेस हो उसको फिल कर देना, पूरी तरह से उसको फुल कर देना। ठीक है, कोई क्लोज्ड, कोई बकेट है आपके पास, कोई बोतल है, उसको फिल कर देना। ये कोई स्टेशन कोई ऐसा तो है नहीं कोई कंटेनर रखा है इसको फिल कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये जो वर्ब है ना थ्रोंग्ड और ये क्राउडेड, ये एक दूसरे के सिनोनियम है, सिमिलर मीनिंग है, लेकिन इनके मीनिंग में एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा वाला लगाना है। अगर हम थ्रोंग वर्ब की बात करें और हम क्राउड की बात करें, क्राउड वर्ड की, पहली बात तो ये कि जो क्राउड वर्ड है ये नाउन भी है और ये वर्ब भी हो जाता है। क्राउड वर्ड जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर। बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्राउड। और ये क्राउड वर्ड जब वर्ब होता है तो मीनिंग लगभग ये सिमिलर ही रहता है, फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू गैदर टुगेदर, टू गैदर टुगेदर। गैदर का मतलब इकट्ठा होना, टुगेदर का मतलब एक साथ, या टू बी टुगेदर, एक साथ बहुत सारे लोगों का होना भी क्राउड होना होता है। ये हो गया जब ये वर्ब की फॉर्म में होती है। और ये जो थ्रोंग वर्ड है इसका भी लगभग यही मीनिंग है। थ्रोंग को अगर आप डिक्शनरी पर डालकर देखेंगे तो लिखा हुआ आता है अ क्राउड एट एनी प्लेस। सेम मीनिंग आपको ये इसी टाइप का कुछ लिखा हुआ आएगा। जब ये वर्ब होती है नाउन, ये तब नाउन, और जब ये वर्ब होती है, जब थ्रोंग वर्ड वर्ब होता है तो इसका मीनिंग होता है टू गो समवेयर इन लार्ज नंबर। ठीक है, या टू बी समवेयर इन लार्ज नंबर। तो वही लगभग सेम मीनिंग है जो उसका था। ठीक है, टू गो समवेयर इन लार्ज नंबर, किसी स्थान पर लार्ज नंबर में लोगों का जाना, थ्रोंग करना होता है उस स्थान को। तो सिमिलर मीनिंग है, लेकिन इन दोनों ही वर्ड में एक डिफरेंस ये है इनके फंक्शन की वजह से कि ये किस कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, किस तरह के सेंस को कन्वे करने के लिए, किस डोमेन में इस्तेमाल होते हैं। इनके इस्तेमाल पर, इनके यूसेज पर एक डिफरेंस है। देखिए क्राउड को जब हम क्राउड को यूज करते हैं तो हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम बताते हैं किसी क्लोज गैदरिंग को। जब हम किसी क्लोज गैदरिंग को रिफर करना चाहते हैं तो हम क्राउड को यूज कर लेते हैं, चाहे नाउन के रूप में कर लो चाहे वर्ब के रूप में कर लो। जब हम थ्रोंग वर्ड को यूज करते हैं, चाहे नाउन के रूप में कर लें चाहे वर्ब के रूप में कर लें, तो हम इसको तब यूज करते हैं जब हम किसी मूवमेंट को रिफर करते हैं। जब हम किसी लार्ज मूवमेंट को रिफर करना चाह रहे हैं तब हम थ्रोंग वर्ड को यूज करते हैं। तो अगर आप इस डिफरेंस को अगर आप समझ पा रहे हैं थ्रोंग के और क्राउड के, तो जरा आप वापस इस पर क्वेश्चन पर आते हैं। द स्टेशन वाज हैवीली थ्रोंग्ड एंड देयर वाज ए लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर। देखिए आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है एंड कंजंक्शन से लगा के लिखी जाती है। एंड कंजंक्शन से कोई भी इन्फॉर्मेशन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड करने के लिए, कुछ कुमुलेट करने के लिए, उसी इन्फॉर्मेशन को आगे जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर किसी मूवमेंट को रिफर नहीं किया जा रहा, लोग एक जगह इकट्ठा है इस चीज को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर सही वर्ड होना चाहिए क्राउडेड। 19-20 का ही फर्क समझो, 18-20 का ही फर्क समझो,
लेकिन फर्क तो है। और इतने इसी तरह के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। अगर अगर क्राउड वर्ड यहाँ पर ना लिखा होता तो मैं थ्रोंग को प्रीफर कर लेता, लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है, बेस्ट ऑप्शन है आपका क्राउड। इसको मैं बेटर या गुड कह सकता हूँ। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ब्लैंक दिया हुआ है। पहले 144 के ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है आपके सामने। ये ऑप्शन है, ओके। ब्लैंक दिया हुआ है, प्रिटेंडेड सिकनेस एंड परसुएडेड द मैन नियरेस्ट टू द, कुछ यहाँ पर होगा ऑप्शन में, टू बाय 3 more tickets, 1 for him and for his sister। कुछ आगे ब्लैंक दिए हुए हैं और ये सेंटेंस लिखा हुआ है। और देखिए हमें प्रोनाउन दिए हुए हैं, सी, दे, हैरी, यू। तो इसमें से कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। सी आना चाहिए, यू आना चाहिए, दे आना चाहिए, या हैरी आना चाहिए। हैरी तो कह रहे एक नाउन है, ठीक है। इसका हमें मिलता है यहां से, 1 for him, सी प्रिटेंडेड सिकनेस एंड परसुएटेड द मैन नियरेस्ट टू द बाय 3 more tickets, 1 for him and 1 for, and जो भी यहाँ पर नंबर होगा, for his sisters। देखिए यहाँ पर हिम दिया हुआ है, अगर हिम दिया हुआ है तो उसका मतलब हैरी नहीं क्या हुआ। शी तो नहीं होना चाहिए, दे भी नहीं होना चाहिए, यू भी नहीं होना चाहिए। शी होता तो यहाँ पर हर लिखा होता, दे होता तो यहाँ पर दैम लिखा होता, यू की जगह योरसेल्फ आ जाता। और वैसे भी अगर थर्ड पर्सन के बारे में कोई ये जो स्टोरी बता रहा है वो एक थर्ड पर्सन की तरह है, तो वो हैरी को लेगा। दे और यू को यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं सिनेरियो, यहाँ पर इस प्रोनाउन से पता चलता है, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए हैरी। हैरी प्रिटेंडेड सिकनेस एंड परसुएडेड द मैन नियरेस्ट टू द 45 पर चलते हैं, ठीक है। ये और इससे देखिए आगे की इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ सकती है उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को, उस ऑब्जेक्टिव सेंस को समझने के लिए। इसी तरह से क्लोज टेस्ट लिखे होते हैं। यहाँ पर केवल आपकी ग्रामर की या वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग को चेक नहीं किया जाता है, यहाँ पर आप उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन समझ है, क्या ऑब्जेक्टिव मीनिंग, क्या ऑब्जेक्टिव सिनेरियो को आप समझ सकते हैं, इस चीज को चेक करने के लिए क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं। 144 ये हो गया। अब 145 आपके सामने लिखा हुआ है, डोर, विंडो, काउंटर, एनहेंस। अच्छा, हैरी प्रिटेंडेड सिकनेस एंड परसुएटेड द मैन नियरेस्ट टू द विंडो, डोर, काउंटर, एनहेंस टू बाय 3 more tickets। देखिए ऊपर बात हुई है टिकट काउंटर की। अगर टिकट काउंटर की बात हुई है और वो एक लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं, तो उसने परसुएट भी जो काउंटर के पास होगा उसी को किया होगा। हालांकि बोल दिया जाता है टिकट विंडो, आपसी बोलचाल में हम टिकट विंडो यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर टिकट काउंटर की बात ना होती स्पेसिफिकली तो मैं विंडो यूज भी कर लेता। लेकिन क्या कोई विंडो स्पेसिफिक होती है? कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन या कोई भी बिल्डिंग है, तो उसमें तो काफी सारी विंडो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है टिकट काउंटर की। तो यहाँ पर अगर स्पेसिफिक प्लेस को दिया गया है और यहाँ पर दावी लगाया गया है, तो हमें क्या प्रीफर करना चाहिए? काउंटर। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। डोर तो बहुत होंगे, एनहेंस तो एक वर्ब है। एनहेंस का मतलब है टू मेक समथिंग बेटर, टू इम्प्रूव समथिंग। ये तो एक वर्ब है, ये तो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए रख दी गई। विंडो भी नहीं है। 145 का थर्ड। आगे चल लेते हैं, ठीक है। नियरेस्ट टू द काउंटर टू बाय 3 more tickets, 1 for him and 2 for his sisters। भाई 3 लोग ही तो हैं। अगर 3 लोग हैं तो एक उसने खुद के लिए कहा और दो कहे उसने अपनी सिस्टर्स के लिए। ये ऑप्शन जाएगा इसका 2। आगे चल लेते हैं 147 में। आसान क्लोज टेस्ट है, ठीक है। जो थोड़ा भी अगर जिसको पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट है, वो इसको समझ जाएगा, वो इसको कर लेगा। नो प्रॉब्लम देयरफॉर इन बाइंग टिकट्स, ओके। फिर यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, द ट्रेन वाज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म। देखिए ट्रेन यहाँ पर नाउन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई डिटर्मिनर आएगा, आर्टिकल आपको दिए हुए हैं। नो ट्रेन वाज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म एंड देयर वाज मैटर्स अमंग द पैसेंजर्स टू गेट ऑन द कोचेस। जब पैसेंजर्स के बीच में रस हो रहा है कोचेस पे चढ़ने का, तो इसका मतलब नो ट्रेन की तो यहाँ पर गुंजाइश खत्म हो गई। अगर नो ट्रेन वाली कंडीशन होती, अगर कोई ट्रेन वहां पर नहीं होती, तो रस किस बात का हो रहा है?
और किन कोचेस पे चढ़ने की बात की जा रही है, तो नो तो यहाँ से खत्म कर दो। और चूंकि एक स्पेसिफिक ट्रेन की यहाँ पर बात की जा रही है, उस स्पेसिफिक ट्रेन की जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए वो आए हैं, जिसके टिकट उन्होंने खरीदे हैं, तो ट्रेन हो गई यहाँ पर स्पेसिफिक, डेफिनिट हो गई। तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए द ट्रेन। ठीक है, जिस ट्रेन के लिए रस हो रहा है, जिस ट्रेन के लिए टिकट खरीदे हैं, उसका जिक्र हो चुका है पहले। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म एंड देयर वॉज, आगे 148 पर बात कर लेते हैं। फिर से आर्टिकल दिया हुआ देखिए, रश नाउन हो गया, मैड हो गया एडजेक्टिव, एन तो आना नहीं है, दा की भी जरूरत नहीं है। रस कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा डेफिनेट है, स्पेसिफिक है। रस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है। देयर वाज नॉट मैड रस, नहीं, ये भी गलत है। नॉट जब ज्यादा लॉन्ग क्यू है और बहुत ज्यादा लाइन है, तो उसको क्राउडेड किया गया है स्टेशन को, तो नोट की भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। यहाँ पर आप ये भी नहीं कह सकते देयर वाज नॉट मैड रस अमंग द पैसेंजर्स, यहाँ पर आना चाहिए आ। ठीक है, देयर वाज अ मैड रस। रस का मतलब होता है a situation or event of moving somewhere quickly। ठीक है, somewhere quickly, कहीं पर किसी स्थान पर तेजी से जाना, पहुंचना, उस मूवमेंट को, उस सिचुएशन को हम रस कह सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है, देयर वाज अ मैड रश अमंग द पैसेंजर्स टू गेट ऑन द कोचेस। आगे देख लेते हैं 149 में क्या लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन आपके सामने कर देते हैं, ये है ऑप्शन, हैरी वुड नॉट बी बरीड बाय थिंग्स, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग। देखिए, थिंग्स तो हो गया एक नाउन, और यहाँ पर नाउन की गुंजाइश है नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ चीजें तो थी नहीं वहां पर रखी हुई जो उसको थिंग्स उसको परेशान करती, और थिंग्स आता भी तो फिर इसके साथ आर्टिकल वगैरह होते हैं, इसके तो ये तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग में से कोई एक आना चाहिए। देखिए, बच्चों को ये रटा दिया जाता है कि अगर नोट लगा हुआ है तो आप एनीथिंग प्रीफर करें, समथिंग ना लगाएं। एवरीथिंग क्यों नहीं लगा सकते, इन पर जरा बात कर लेते हैं कि एवरीथिंग क्यों नहीं आना चाहिए। हैरी वुड नॉट बी बरीड बाई एवरीथिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं, ये इधर आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको शुरू में एक चीज बता देता हूं, नॉट एनी का मतलब होता है नो। उसी प्रकार से नॉट एनीथिंग का मतलब हो जाना चाहिए नथिंग। ठीक है, इतनी सी बात अगर समझ में आ रही है ना, नॉट एनी का मतलब नो, या नॉट एनीथिंग का मतलब नथिंग, तो आप इतनी सी बात को समझ गए हैं, इतनी सी बात को जानते हैं। तो जरा ये सिचुएशन अज्यूम करके देखिए, क्या कहा जा रहा है, किस इन्फॉर्मेशन को दिया जा रहा है, किस ऑब्जेक्टिव सेंस को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। हैरी वुड बी वरीड बाई नथिंग, यानी कि नॉट एनीथिंग, किसी भी चीज ने उसे जो है परेशान नहीं किया। रस था बट कोई बात नहीं, हैरी वुड नॉट बी वरीड बाई नथिंग, इस चीज को कहा जा रहा है। बस इसका नोट यहाँ लिखा हुआ है, और उसी लिए यहाँ पर एनीथिंग आना चाहिए। लेकिन और इसको गहराई से समझने के लिए जरा मेरी बातों को समझिए, एवरीथिंग क्यों नहीं आना चाहिए, समथिंग क्यों नहीं आना चाहिए, एनीथिंग ही यहाँ पर क्यों आया, इस बात को समझने के लिए जरा और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 5-10 मिनट का। मैंने लिखा एवरीथिंग इज मिसिंग। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उसमें कुछ चॉकलेट है या कुछ है, और आपने खोल कर देखा बॉक्स, सारी गायब हो गई, कोई ले गया चुरा के, कोई खा गया। तो आप उस सिचुएशन में क्या कहोगे, एवरीथिंग इज मिसिंग, जब यहाँ पर कुछ नहीं है। अब एवरीथिंग का मतलब क्या है, ऑल। भाई एवरीथिंग इज मिसिंग का मतलब क्या है, ऑल आर मिसिंग, ये तो कहना चाह रहे हो आप। भाई ये एवरीथिंग इज मिसिंग सेंटेंस आप तभी तो लिख सकते हो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारा का सारा चला गया। अगर यहाँ पर एक भी चॉकलेट रह गई तो आप एवरीथिंग इज मिसिंग नहीं लिख सकते। एवरीथिंग इज मिसिंग का मतलब हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग में, इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं एवरीथिंग इज मिसिंग कह के ऑल आर मिसिंग। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर नॉट एवरीथिंग
इज मिसिंग, तो नॉट एवरीथिंग का मतलब क्या हो जाना चाहिए, नॉट ऑल। अब सीधे सीधे तो बात ये समझ में आती है कि एवरीथिंग अगर ऑल को रिफर कर रहा है इनडायरेक्टली, तो नॉट एवरीथिंग नॉट ऑल को रिफर करना चाहिए इनडायरेक्ट वे में। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि लॉजिकली हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, नॉट एवरीथिंग अगर हम कह रहे हैं तो हम इस तरह की सिचुएशन को जूम कर लें। अगर हम कह रहे हैं नॉट एवरीथिंग इज मिसिंग, अगर यहाँ पर कुछ चॉकलेट रखी हुई हैं, नॉट एवरीथिंग इज मिसिंग हम कह रहे हैं, तो हम एक तो ये सिचुएशन हो गई कि हम इससे नॉट ऑल को रिफर करना चाह रहे हैं, मतलब कि सब कुछ अगर यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर अगर प्रेजेंट है, यानी कि नॉट, सब कुछ यहाँ पर है, नॉट मिसिंग है, यानी कि प्रेजेंट लिख देता हूँ, प्रेजेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर सब कुछ प्रेजेंट है तो क्या हम तब कह सकते हैं नॉट ऑल इज मिसिंग। या फिर एक इस तरह की सिचुएशन अज्यूम कीजिए कि अगर यहाँ पर इतनी कैंडी थी और इसमें से ये तीन चली गई, 3 चॉकलेट चली गई लेकिन 4 बची, तो उस सिचुएशन में भी तो हम इसे नॉट एवरीथिंग कह सकते हैं, उस सिचुएशन में भी हम इसको नॉट एवरीथिंग कह सकते हैं। तो नॉट एवरीथिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में 2 चीजों को रिफर करने लगता है। एक तो नॉट ऑल को रिफर कर सकता है, वो आप ये कह सकते हो नॉट एवरीथिंग इज मिसिंग। क्या नॉट एवरीथिंग इज मिसिंग से आप ये कहना चाह रहे हो कि सब कुछ वहां पर है, कुछ मिस नहीं हुआ? अगर आप ये कहना चाह रहे थे तो फिर ये सिचुएशन का क्या होगा भाई? अगर आपके पास 10 चॉकलेट थी, 5 गायब हो गई, 5 वहां पर हैं, 5 कोई ले गया, 5 वहां पर हैं, उस सिचुएशन में भी तो आप यही कह सकते हो नॉट एवरीथिंग इज मिसिंग, मतलब समथिंग इज मिसिंग बट नॉट एवरीथिंग इज मिसिंग। तो नॉट एवरीथिंग नॉट ऑल को रिफर करने की बजाय इनडायरेक्ट वे में इस सिचुएशन को रिफर करने लगता है जिस सिचुएशन में आप समथिंग को रिफर कर रहे हैं। यानी कि नॉट एवरीथिंग का मतलब सारी चीजें मिस नहीं हुई, कुछ चीजें मिस हुई हैं। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि नॉट एवरीथिंग का मतलब नॉट ऑल नहीं है, वो इस चीज को रिफर करता है। अब इसी अपने अंडरस्टैंडिंग को अगर हम यहाँ पर लगा के देखें तो यहाँ पर नोट है और यहाँ पर एवरीथिंग है। तो नॉट एवरीथिंग का मतलब हो गया सारी चीजें नहीं, समथिंग। ठीक है, हैरी वुड नॉट बी वरीड बाई एवरीथिंग। एवरीथिंग से एवरीथिंग सोचो, यहाँ पर एवरीथिंग लगा कर देखो जरा, एवरीथिंग की जगह आपने लगाया ऑल, एवरीथिंग ऑल को रिफर कर देता है। हैरी वुड नॉट बी वरीड बाई ऑल या हैरी वुड नॉट बी वरीड बाई एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब 10 प्रॉब्लम थी वहां पे, तो 10 में से 3 प्रॉब्लम से परेशान होगा, 7 से परेशान नहीं होगा। उस सिचुएशन में भी तो आप हैरी वुड नॉट बी वरीड बाई एवरीथिंग को लिख सकते हो। तो इस वजह से ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग कन्वे करना चाह रहा था राइटर, नॉट एवरीथिंग लिखने की वजह से उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाएगा। यहां पर वो नथिंग के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हो जाना चाहिए नॉट एनीथिंग, और इसलिए कहा भी जाता है कि नॉट के साथ एनीथिंग प्रीफर किया जाता है। समथिंग क्यों नहीं आएगा? समथिंग के साथ नॉट का कभी सही कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने लिखा समथिंग इज मिसिंग, ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके पास, चॉकलेट, इतनी चॉकलेट है आपके पास। समथिंग इज मिसिंग का मतलब ये 4 गायब हो गई। समथिंग इज मिसिंग कहकर आप इनडायरेक्ट वे में ये भी तो कह रहे हो समथिंग इज नॉट मिसिंग। अगर आप ये लिख लो नॉट समथिंग इज मिसिंग, तो भी तो आप वही सेम चीज कह रहे हो दूसरे वे में। भाई, नॉट समथिंग इज मिसिंग से आप ये कह रहे हो कि कुछ मिस नहीं है, तो एक ही चीज नहीं हो गया। समथिंग और नॉट समथिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक ही बात को रिफर करते हैं, इसलिए समथिंग के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन यूजेबल नहीं है। नॉट के साथ आता है एनीथिंग, ये कहा जाता है। हाँ, कुछ सेंटेंस में, कुछ कंटेक्स्ट में, कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ये मीनिंगफुल हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है, उस मीनिंग के हिसाब से समथिंग के साथ नॉट आ सकता है या नहीं, समथिंग या सम के साथ आ सकता है नहीं, है ना। कुछ कंटेक्स्ट में हो सकता है, वो कंटेक्स्ट के हिसाब से बात कर लेंगे कभी आएगा तो। लेकिन मोस्ट केसेस में आपको नॉट के साथ देखकर आपको क्या लगाना है, एनीथिंग लगाना है, क्योंकि नॉट एनीथिंग का मतलब हो जाता है नथिंग, और वो यहाँ पर नथिंग को ही रिफर करना चाह रहा है। तो
तो ये हो जाएगा हैरी वुड नॉट बी वरीड बाई एनीथिंग। 149 का मतलब हो गया थर्ड ऑप्शन। 150 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे? ही आस्क्ड देम टू जंप ओवर द बम्पर बिटवीन। देखे, जो इसको स्टोरी को बता रहा है वो पर्सन खुद इन्वॉल्व है उन तीन लोगों में, इसी इसने लिखा था यहाँ पर थ्री ऑफ अस, नहीं तो यहीं पे थ्री ऑफ देम लिखा होता। मतलब जो स्टोरी का नरेटर है वो इन तीनों में से कोई एक पर्सन है, वही नरेट कर रहा है। और वो लड़की है, क्योंकि हैरी के लिए तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? हैरी लिखा। हैरी तो थर्ड पर्सन है, यानी कि इस अस में से किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हैरी कह दिया। और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, 1 फॉर हिम एंड 2 फॉर हिज सिस्टर्स। तो हैरी की सिस्टर्स ये बात कह रही है, और ये रूममेट भी थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जब चूंकि यहाँ पर वो जो नरेटर है वो इस ग्रुप में है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? अस हो जाना चाहिए। देम नहीं होगा, बी नहीं होगा, दे नहीं होगा। कौन पर्सन इस स्टोरी को कह रहा है? वो पर्सन अपने आप को इंक्लूड करेगा तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए अस। वी तो सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे नहीं। ही आस्क्ड, वी तो लगाएंगे नहीं। ही आस्क्ड अस टू जंप ओवर द बम्पर बिटवीन टू कोचेस टू गेट ऑन टू द अदर साइड। ये हो गया, वो नरेटर खुद उन तीन लोगों में है और वही बता रहा है। तो ये हो गया आपका 150वां। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आप सेंटेंसेस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पाते हैं, उस कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस को समझ पाते हैं, इन्फॉर्मेशन की, दी गई इन्फॉर्मेशन की लॉजिकल सीक्वेंस को आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सेंटेंस से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।